तो विपक्ष की ओर से जो सवाल खड़े किए गए, एक एक करके उन तमाम सवालों का जवाब यहां पर राजनाथ सिंह की ओर से दिया गया है। विपक्ष आज पूरे दिन इस मुद्दे पर हमलावर रहा। इसी वजह से छह मंत्री एक साथ देश के सामने आए। वहीं राज्यसभा से कृषि बिल ध्वनिमत से पास हो गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस मुद्दे पर की है बातचीत। सुनिए। आज जो है कृषि संबंधित 2 बिल जो है राज्यसभा में भी पास हो गए लोकसभा के बाद, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनकी बात को सुना नहीं गया, उनको बात पूरी नहीं करने दी गई। विपक्ष माइक तोड़ेगा तो बात कैसे सुनाई देगी देश को? विपक्ष क्या कभी भी राज्यसभा में उपसभापति के पद तक पहुंचकर माइक तोड़ते आपने देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के एक नेता को टेबल पर चढ़ के हंगामा करते देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के किसी मेंबर को कागज छोड़िए उस पूरे सदन की गतिविधि को संचालित करते हुए जो रूल्स हैं उस रूल बुक को फाड़ने की कोशिश करते देखा है? विपक्ष के संदर्भ में मैं बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहूँगी, लोकसभा में जब कृषि मंत्री जी बोले, जब राज्यसभा में मंत्री जी बोले, उनका आह्वान मात्र ये था कि हम चर्चा के माध्यम से जो भी भ्रम है अथवा जो भी उनकी शंकाएं हैं उनको हम लोग बहुत बढ़िया से अपना जवाब दे सकते हैं ताकि उनकी शंकाओं का निवारण हो सके। लेकिन जब वो बात करने के लिए इच्छुक नहीं है तो आप दोष सरकार पे कैसे लगा सकते हैं? आज हिमांशु जी आपके लिए मैं दोनों बिल की प्रतियां लाई। विपक्ष ने जितनी शंकाएं प्रस्तुत की है, मैं आपसे आग्रह करती हूँ आप पढ़ना चाहें पढ़ें और बताएं मुझे कि ऐसा क्या है इन 2 बिलों में जिससे विपक्ष को आपत्ति है। इन 2 बिलों में है कि किसान आज़ाद होगा, वो अपनी फसल किसको किस दाम पर बेचना चाहता है। विपक्ष को इससे क्यों एतराज़ है? ये बिल बार बार कहते हैं कि किसान अगर अपने आप को एक ग्रुप में संगठित करना चाहता है ताकि उसको बेहतर दाम मिल सके, ताकि उसको प्रौद्योगिकी का वहाँ पर इस्तेमाल कर सके, तो ये दोनों बिल उसका संरक्षण करते हैं। इससे विपक्ष को क्यों एतराज़ है? क्रांति बनाम भ्रांति की जो स्थिति इस वक्त देश भर में बनी हुई है, इसी पर बातचीत करने के लिए लाइव इस वक्त हमारे साथ देश के दिग्गज मंत्री रविशंकर प्रसाद जी सीधे जुड़ चुके हैं। कानून मंत्री जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा सीधा सा सवाल, विपक्ष का यह कहना है कि दरअसल पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को सौंप देना चाहती है सरकार, इसी वजह से यह बिल लेकर आई है। किस तरह से जवाब देंगे आप? जब 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट के प्रावधान को समाप्त करेंगे, तो क्या वो किसानों के पक्ष में बोल रहे थे क्या? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की तो वो क्या कर रहे थे? जब सीएम्स की जो कमेटी बनी थी उसमें कमलनाथ ने कहा कि किसानों को ट्रेडिंग का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या वो गलत बोल रहे थे क्या? और 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे ट्रेड को किसानों के अवसर देने के अपनी मैनिफेस्टो में बात कही थी, तो क्या कर रहे थे? देखो चित्रा जी, ये शुद्ध राजनीति है। आप करें तो ठीक, हम करें तो गलत। और ये मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं इसके 2-3 प्रमुख चीज़ों को। देखिए, मैं आईटी मंत्री भी हूं, कानून मंत्री के साथ साथ। हम लोगों ने एक ई-नाम प्लेटफॉर्म बनाया है जी। ई-नाम प्लेटफॉर्म क्या है? किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है और बिहार के मुजफ्फरपुर का किसान कह सकता है कि मैं नासिक में या साउथ इंडिया में अपना माल बेचूंगा, और जो ट्रेडर रजिस्टर्ड हैं वो उससे बात करते हैं। चित्रा जी, आपको जानकर खुशी होगी कि 1,67,00,000 भारत के किसान रजिस्टर्ड हैं इस पर, और 1,00,000 करोड़ का व्यापार किया है उन लोगों ने। ये भारत के किसानों की उभरती हुई दुनिया है। कुछ लोग चाहते हैं किसान हमारे चंगुल में रहे, मंडी में जो हम कहें वही करें। ये बिल क्या कहता है? भारत के किसान, तुम्हारे लिए हम पूरा हिंदुस्तान खोल रहे हैं, जहां चाहो वहां अपने माल को बेचो। दूसरी बात, ये व्यवस्था क्या है इस बात को आप समझिए, ये बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का एक अवसर है। जिस दिन माल खरीदा ट्रेडर ने, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, किसान की शिकायत पर ये, और आपकी संपत्ति के जब्त करने का भी अधिकार है, लाइक लैंड रेवेन्यू। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को आप समझिए, जो स्पॉन्सर है किसान के साथ, उसको जमीन को लीज करने, जमीन को बेचने और जमीन को मॉर्गेज करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात चर्चा में नहीं आई चित्रा, इसलिए देश का कानून मंत्री आपके चैनल पर देश के किसानों को यह कहना चाहता है
कि जिसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर एग्रीमेंट किया तो उसको आपकी ज़मीन को लीज करने, आपकी ज़मीन को बेचने और आपकी ज़मीन को मॉर्गेज करने का कोई अधिकार नहीं होगा। जी, किसान अपनी फसल का मालिक रहेगा और बाकी दूसरा एग्रीमेंट वो कर सकता है। जो एमएसपी है, कहने का मतलब क्या है? हाँ, और मैं एक सवाल ले लेती हूं सर। राहुल एक गांधी मिनट ने खाली और ट्वीट बात कर किया दो। है। जी 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 प्लीज। सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि जो स्पॉन्सर होगा उसका एक प्रावधान है, मतलब जो ट्रेड करेगा, बाकी करेगा, जी, वो सारे जो मान लीजिए कभी कीड़े आ गए, कभी तूफान आ गया, फ्लड आ गया, तो उसकी जिम्मेवारी किसान की नहीं होगी। उस एग्रीमेंट में जो ट्रेड के लिए आएगा स्पॉन्सर, ये जिम्मेवारी उसकी होगी। तो हम किसान को उसकी ज़मीन के मालिकाना हक पर कोई समझौता नहीं, किसान को अच्छा अवसर मिले। आपको बताएं चित्रा, इस लॉकडाउन में हमारे सीएससी ने त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल होता है जी, वहाँ किसानों को 5 रुपया किलो मिलता था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका पाइनएप्पल दुबई और मुंबई में बिचवाया। मालूम है कितने में? 15 रुपये प्रति किलो। बिहार आप घूम कर आई हैं, हमारे मुजफ्फरपुर की लीची पहुंच गई लंदन और जर्मनी। जी, हम किसानों के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये रास्ते बना रहे हैं। हाँ, जो किसानों की नेतागिरी करते हैं उनके लिए परेशानी होगी। फिर और राहुल भारत गांधी के 86% किसान रविशंकर प्रसाद जी जी ये बताएं, सवाल क्यों बोलिए। खड़े कर रहे हैं? उनका जो ट्वीट है मैं पूरा पढ़ देती हूं। सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को पहला एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा? एमएसपी की गारंटी इसमें क्यों नहीं है? किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, ये सरकार बना रही है, जिसे देश कभी सफल होने नहीं देगा। एमएसपी को लेकर सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं रविशंकर जी। चित्रा दी, राहुल गांधी कितना समझते हैं देश के किसान और किसानी को, इस पर चर्चा कभी और करेंगे। हाँ, लेकिन आपने उनकी बात कर दी अपने चैनल पर, तो मैं एक चीज़ पूछूं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्यों शुरू किया हरियाणा में, और पहला रजिस्ट्रेशन किसान को आप ही ने दिया था। हुड्डा साहब, कमलनाथ क्यों इसके पक्षधर हैं? कांग्रेस के कई सरकारों ने कर्नाटक में और बाकी जगह पर आंध्र प्रदेश में इस संबंध में कार्रवाई क्यों की थी? हरियाणा में ये सब हमारे पास है। तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में राहुल गांधी ना होमवर्क करते हैं, और क्षमा करिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, किसान और किसानी नहीं समझते हैं। अब आया दूसरा सवाल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप इस बात को ध्यान रखिए सुचित्रा जी कि ये एक प्रशासकीय कदम होता है जो सरकार हर साल तय करती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। और मुझे गर्व है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से पूरा एमएसपी को अधिक दिया है किसानों के पक्ष में। आप चाहें तो हम आपको उसको बाकायदे चार्ट के साथ दिखा भी सकते हैं। और देखिए, मैं आपको देता ही हूं कि देखिए किसानों के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। धान में 2.4 गुना, दलहन में 10 गुना, गेहूं में 1.77 गुना बढ़ाया गया, दलहन में 75 बढ़ाया गया। तो ये हमारी रिकॉर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के अनुसार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कभी नहीं हटेगा। दोनों हाउस में मित्रवत नरेंद्र सिंह तोमर ने हाउस में कहा है कभी नहीं हटेगा। आज राजनाथ सिंह ने 7:30 की बैठक में बाकी 6 मंत्रियों के साथ माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं हटेगा जी। आज देश का एक दूसरा वरिष्ठ मंत्री आपके चैनल पर कह रहा है कभी नहीं हटेगा। तो क्या चाहते हैं लोग? इतना खुलकर बता दिया। और पूरे इस कानून में किसानों के हित में सारे प्रावधान किए गए हैं। उनकी जमीन सुरक्षित, उनका फसल सुरक्षित, और उनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये, और आपको बताएं, कभी आप आज तक की अपनी टीम को जरा बुलंदशहर भेजिए और बाकी आसपास के इलाकों में भेजिए, और वहाँ के कुछ किसानों ने कमाल का प्रयोग किया कि वो गाजर उगाते हैं और 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां उनके गाजर का जो उनको पैसा देती हैं वो आज तक की कमाई का 15 से 20 गुना अधिक होता है। वो बड़े खुश हैं। तो अवसर मिलने दीजिए, लेकिन हाँ, किसान के हित पर अहित नहीं होना चाहिए, और ये कानून उसकी पूरी रक्षा करता है।
और फिर मैं कहूंगा, आप करें तो ठीक, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री ये काम करता रहे। ये सारे कच्चे चिट्ठे हमारे पास हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा। क्या किया हरियाणा ने, क्या किया आंध्र ने, क्या आज पंजाब में नहीं हो रहा है क्या? आप मुझे बताइए तो। हम ये नहीं कहते कि मंडी खत्म हो जाएगी जी, लेकिन किसान मंडी के चंगुल से बाहर आएगा। ये नहीं होगा कि तुझे अपना माल मंडी के गेट से ही निकलना होगा, नहीं। किसान कहे भैया आप मंडी रखो। हमने दिल्ली के ट्रेडर से बात किया है, हमने महाराष्ट्र के ट्रेडर से बात किया है, हमने बिहार बंगाल के लिए बात किया है, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये किसानों की कमाई बढ़ाने की बात है। और देखिए सुचित्रा जी, मैं आपको फिर एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आज गांव में जाता हूँ तो किसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है जी, और मेरी सबसे खुशी तब होती है जब मैं पॉलिटिकल प्रवास करता हूँ। आप बिहार में जाइए, ज़रा पूछिए, गांव के बच्चे कहते हैं कि सर हम गूगलिंग भी कर रहे हैं और सर हम सर्च इंजन पर भी खोजते हैं। तो एक तरफ किसान टेक्नोलॉजी, उसका बच्चा टेक्नोलॉजी की ओर इतना बढ़े और हम टेक्नोलॉजी के रास्ते उसकी फसल की कीमत उसको अच्छी मिले और उसके पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए अवसर मिले प्लेटफॉर्म के साथ, स्पॉन्सर के साथ, वो न किया जाए। ये कितना उचित है? ये है बड़े सवाल। तो आपकी बातों से जो बड़ी बातें मैंने निकाली, आपने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और पीएमसी में किसी भी तरह का कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, बल्कि किसानों के लिए आज का दिन बेहद क्रांतिकारी है। लेकिन उसके बावजूद लगातार विपक्ष में कांग्रेस को भी ले ले, डेरेक ओब्रायन की पार्टी टीएमसी को भी ले ले, आम आदमी पार्टी को भी ले ले, आज जबरदस्त हंगामा इन लोगों की ओर से किया गया सदन के भीतर। ये लोग इसे डेथ वारंट क्यों बता रहे हैं रविशंकर जी? रिपीट करूं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी नहीं हटेगी, भारत के कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी नहीं हटेगी, भारत के कृषि मंत्री ने दोनों सदन में कहा एमएसपी नहीं हटेगी, और भारत के कानून और आईटी मंत्री ने आज तक पर देश के सामने कहा है, मेरे किसान भाई सुन लें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी नहीं हटेगा। ये साफ बता दिया आपको। तो ये पहली आशंका खत्म होनी चाहिए। अब आपने कहा जो हाउस में हुआ, इससे बड़ी कोई पीड़ा हो सकती है? ये जो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये बड़े बड़े लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आपका काम है क्या डिप्टी चेयरमैन के टेबल पर चढ़ना, माइक को तोड़ना, रूल बुक फाइल करना? और ये जो कहा जा रहा है सुचित्रा, इस बात को आप नोट कर लें जी, कि डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग हमने अपने संसद में मांगा था, तो आप अनुभवी पत्रकार हैं ना, वोटिंग के लिए आपको अपने स्थान पर रहना जरूरी है जहां से आप वोटिंग का बटन दबाएं। तो आप हैं टेबल पर चढ़े हुए, आप हैं स्पीकर के सामने खड़े हुए, आप तोड़ रहे हैं माइक, आपने नरेंद्र सिंह तोमर का पूरा चेहरा कवर कर रखा है, आप याद करिए, सब आपके चैनल पर है जी, राज्यसभा टीवी से देखिए। तो आप तो अपनी जगह पर है नहीं। ऐसे में अगर डिप्टी चेयरमैन ने, बहुमत किसके साथ है आपको भी पता है, बहुमत हमारे साथ है, प्रामाणिक बहुमत हमारे साथ है राज्यसभा में भी, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो अंग्रेजी का एक शब्द है आइदर माई वे और हाईवे। हम माइक तोड़ेंगे, हम टेबल पर चढ़ेंगे, हम अपने उप सभापति, ऐसे अनुभवी पत्रकार, बड़े चिंतक हरिवंश जी, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, जिनकी निष्पक्षता सभी जानते हैं, उनके साथ बस बदसलूकी फिजिकल नहीं की गई, बाकी सारी बदसलूकी जो है, अब उनको पीटने की कमी थी सदन में। क्या राज्यसभा यही हाउस ऑफ एल्डर्स है? मैं भी रहा हूं चित्रा उसमें 20 साल तक, यही संसदीय मर्यादा की बात करते हैं लोग। तो किसी को बंगाल के चुनाव की चर्चा है, किसी को अपनी घिसकती हुई जमीन की चर्चा है, लेकिन जो राज्यसभा में आज किया है अपने अपने दलों के कुछ नेताओं ने जी, वैसा सदन में आज तक नहीं हुआ है। नहीं तो क्या और आप ये 20 साल कहना में चाह भी रहे उस हैं सदन का मेंबर रविशंकर था, जी मैंने भी नहीं देखा कि है। दरअसल डेरेक ओब्रायन की ओर से रूल बुक अगर फाड़ी गई है तो बंगाल चुनाव में वो मैसेज देना चाहते हैं और इसी वजह से टीएमसी ने आज जमकर हंगामा किया? आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने न किसी का नाम लिया और मैं आपसे फिर कहूंगा, आपका विरोध करने का अधिकार है। 9 बजे से 1 बजे तक बहस चली ना, जी, लोगों ने धारदार बयान दिए, क्या क्या मोदी जी को नहीं कहा, किस किस सेठों के गिरफ्त में, सब सुनाया ना। कृपया करके डिबेट सब तो अब लाइव जाता है आप लोग की कृपा से, जी, देख लीजिए शांति से बहस सुनी गई कि नहीं सुनी गई।
उन्होंने प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के ऊपर कैसे कैसे शर्मिंदा भरी टिप्पणियां किया, किसी ने कुछ कहा क्या? तो जब सारी बात आ गई, आपकी बात सुन ली गई, हमारी बात सुन ली गई, तो संसद की तो यही तरीका है ना, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे, बाद में जो आसंदी है सभापति जी वो फैसला करेंगे। एक आखिरी और फिर सवाल इसलिए आपसे। रिपीट करना जरूरी है जी, जी। आखिरी सवाल मेरा ये इसको मैं है, रिपीट कर दूं कि आप कह रहे हैं कि आपने वोटिंग नहीं अलाउ किया, आप जी। अपनी जगह पर हैं नहीं, आप रूल बुक फाड़ रहे हैं, आप कुर्सी पर खड़े हैं, आप नरेंद्र सिंह तोमर को आपके लोगों ने कवर कर रखा है और आपने पूरे जो वेल में आकर के आप घेरे हुए हैं डिप्टी चेयरमैन की आसंदी को, तो नियम का आप पालन नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि आपने हमें वोटिंग जब मांगा तो नहीं दिया। ये क्या मतलब है इसका? इसलिए वॉइस वोट से पास होना एक कानूनी प्रक्रिया है हमारे संसद की, जिसमें यह बिल पास हुआ है और कोई उपसभापति ये नहीं ने कह रहा कि उनके विपक्षी पास बहुमत है। क्षमा करिए दलों आप। की आवाज को दबाने का काम किया है, ये कहते हुए 12 दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है उपसभापति के खिलाफ। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तो अब हमारे चेयरमैन साहब तय करेंगे, ये तो उनका अधिकार है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। संसद में जो आसंदी होती है आप भी जानती हैं, स्पीकर हैं लोकसभा में, माननीय अध्यक्ष जी हमारे चेयरमैन साहब हैं सभापति जी राज्यसभा में, तो उनका विवेक है, मुझे उस पर कुछ नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जी, आपने कहा कि इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। समस्या देखिए चित्रा जी क्या है, अगर देश की जनता बार बार चुनाव में उनकी आवाज़ दबा देती है तो हम क्या करें? गुस्सा उसके कारण है। आप फिर रिपीट करूंगा, आप जो करें सो ठीक है। अब हम क्या करें कि कलकत्ता बंगाल में वहाँ की जनता ने हमें 18 लोकसभा की सीट जिता दिया, आपने भी देखा है, तो इससे कुछ लोगों को पीड़ा होती है। तो जनता हमारे साथ है, लेकिन ये बिल राजनीति का नहीं है, किसानों के हित का बिल है। और मुझे पूरा विश्वास है सुचित्रा जी कि ये इसके कारण किसानों को ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे कि भारत के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आज जब मैं आपके चैनल पर हूं तो मैं मोदी जी की सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए मानधन 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है, मालूम है ना आपको, और बाकी किसानों को बाकी पेंशन दी गई है और एक से एक अवसर बनाए गए हैं, आपने देखा होगा। ये पूरी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसका अधिकांश को रिकमेंडेशन को भी जो इतने दिन से पेंडिंग था नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया है। हम किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किए गए काम पर आपके साथ 1 घंटे की चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे अच्छा लगेगा एक दिन आप मुझे अवसर दीजिए, आपके समय की सीमा है। हमारी कोशिश भी होगी कि हम किसानों के साथ उनके सवालों को लेकर आपसे जवाब ले सके। फिलहाल के लिए वक्त की इजाजत इतनी ही है। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, तमाम सवाल जो देश के किसानों के मन में उठ रहे थे उनका जवाब देने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपकी ओर से यही कही गई है कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरह का कोई बदलाव सरकार नहीं कर रही है और विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है लोगों के बीच में, जिसमें वो कामयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और इन सब के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, गतिरोध लगातार कायम है, विपक्ष के अपने सवाल हैं जो लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो 3 बार सांसद रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही, जब सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पीएमसी में भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, क्रांतिकारी ये कदम है, तो फिर विपक्ष भ्रांति फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अभिषेक जी। चित्रा जी, अभी आप मेरिट्स पे बात कर रही हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस बिल के कई बिंदु हैं विरोध के और अत्यंत गंभीर हैं। पहली बात, आप अगर, मैं हूं खरीदार, आप हैं कृषक, आप मेरे और आपके बीच में आवागमन करके जो निश्चित होगा उसके आधार पर बेचना अगर अनुमति देंगे, जो इस एक्ट द्वारा, इस बिल द्वारा कहा जा रहा है, तो ये बताइए मुझे कि एमएसपी अगर आपने एबॉलिश नहीं भी की, यानी नाम वास्ते एक चीज है एमएसपी, लेकिन आप और हम नेगोशिएट करके उसको खरीद और बेच रहे हैं, तो एमएसपी का क्या औचित्य है, क्या मूल्य है, क्या वजन है? मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, मैं मान लेता हूं एक मध्यम वर्ग के कृषक हैं,
ज्यादातर हमारे 86% देश में 5 एकड़ से कम वाले कृषक हैं। जी तो आप उनमें से एक मान लीजिए, 5 एकड़ हाईएस्ट मान लीजिए अपना। आप क्या नेगोशिएट करेंगी मेरे से? एमएसपी जो न बाध्य है मेरे ऊपर ना आपके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है, एक मजाक हो रही है। ये सही कह रहे हैं, अभी जो मैंने सुना कुछ 2-3 मिनट के लिए प्रसाद जी, सही कह रहे हैं राजनाथ जी कि औपचारिक रूप से एमएसपी अबॉलिश निरस्त नहीं हो रही है, लेकिन एमएसपी को इरेलेवेंट करार किया जा रहा है। उसको होना नहीं होना बराबर हो रहा है। एमएसपी एक चीज होगी जो एक प्राइस है, कहीं ना कहीं से मिली है, सरकार ने नोटिफाई भी की हो, लेकिन उसमें न बाध्य है वो बेचने वाला, न बाध्य है खरीदने वाला। जी समझ लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूं और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका पूरा का पूरा माल उठाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं पूरा पूरा माल उठा रहा हूं आपका, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको 30% एमएसपी से कम दूं। लेकिन अब वो कोई सरकार का मंडी नहीं है वहां अभिषेक पर, जी ये दावा वहां पर है कि सरकार नहीं है, बिचौलियों को खत्म सरकार करके नहीं है, किसानों को सरकार ज्यादा नहीं। फायदा मिले। सरकार इसकी कोशिश कर रही है और आप लोग इस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आइए आप। ये बहुत अच्छा उद्देश्य हो कि अगर आप आढ़तियों को हटा पाए। आज जब आप कृषक पे छोड़ देते हैं कि वो नेगोशिएट अपने आप करेगा ऐसे लोगों से, तो उसका क्या बार्गेनिंग पावर, उसका क्या अधिकार क्षेत्र है? वो उन्हीं आढ़तियों का फायदा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको मजबूर होगा। लेकिन उसके साथ 2 और मजबूरियां जोड़ दी हैं आपने। मंडी नहीं है जहां अनिवार्य है जाना उसका, जो उद्योगपति मैं हूं मेरा वहां आना जरूरी नहीं है, आढ़तियों का वहां जाना जरूरी नहीं है, सीधा आढ़ती वहीं से खाएंगे उसको, कृषक को। दूसरा, आपके पास ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी सरकारी लोग व्यक्ति वो देख रहा है लेन देन, मैं उद्योगपति और मिस चित्रा कृषक, उसको सुपरवाइज करना निरीक्षक कोई नहीं है। और तीसरी बात, बिहार में ये निरस्त हो चुका है। क्यों नहीं आप बोलती हैं रविशंकर जी को कि वो जो प्रकाशित पेपर्स हैं बिहार में, इस एबोलिशन निरस्ता के बाद उन्होंने बताया है कि क्या दयनीय स्थिति हो गई है वहां के कृषकों की। 2007 या 2007 नहीं, मतलब 2017 के आसपास या 16 के आसपास वहां अबॉलिश हो चुका है। तो ये सब चीजें जो है, अच्छा संघीय भाषा में एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा जी हमारे 7th शेड्यूल में जो लिस्ट 2 है, उसमें ये अधिकार क्षेत्र व्यापक रूप से इस विषय से संबंध रखने वाला हर बिंदु प्रादेशिक लिस्ट में आता है। 4 एंट्रीज हैं, 23, 26, 66, सब एंट्रीज प्रादेशिक लिस्ट में हैं। आपने एक अलग जनरल फूडस्टफ्स का प्रावधान का इस्तेमाल या दुरुपयोग करके ये कानून पास कर कैसे दिया? मैं आपको एक संविधान से मैं भी कुछ परिचित हूं, मैंने भी कुछ क्षण और पल निकाले हैं इस क्षेत्र में। विद्वान है आप सर, मान लीजिए, उसके इस जानकार बात भी मैं हैं। आपको आज घोषणा कर रहा हूं, भविष्यवाणी कह लीजिए उसको। जी इसको चुनौती दी जाएगी और पारित होने के बाद उच्चतम न्यायालय कुछ वर्षों में इसको निरस्त भी करेगा। मतलब लेकिन आप ये उसके कह रहे हैं कि दौरान लोकसभा आपने और कितना राज्यसभा से नुकसान भले ही इसको पारित सरकार ने करवा लिया हो, लेकिन अब इसको सीधे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोर्ट में चुनौती कौन देगा? क्या आप लोग जा रहे हैं? और साथ ही अगला सवाल मैं, चूंकि 12 दलों ने एक साथ मिलकर, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आप लोगों की ओर से दिया गया है। लेकिन अब जो सदन के भीतर अभिषेक जी जो कुछ भी हुआ, क्या उसने लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार नहीं किया है? अभी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि सिर्फ मारना ही बाकी रह गया था उपसभापति को, बाकी तो सब कुछ कर लिया विपक्षी दलों ने। अपनी बात हो गई मेरिट्स पे, अब दूसरे बात पे आए आप कि क्या हुआ। और मुझे दिया गया ये आज उत्तरदायित्व कि मैंने ही वहीं सदन में बैठ के ही, कम समय था, ये ड्राफ्ट किया था पूरे सभी पार्टियों के एक सहमति से जी ये अविश्वास मत। अब इसमें जरा आपको रोचक चीज बताऊं मैं आपको, कैमरास बताएंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 लोगों ने अपनी सीट से 10 बार डिवीजन मांगा। 12:45 बजे या 12:40 के आसपास माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया। 1 बजने के 5-7 मिनट पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सर 5-7-10 मिनट बचे हैं सिर्फ। अब आज आखिरी दिवस तो नहीं था सेशन का, अब 1 मिनट 2 मिनट जरूरी आवश्यक है जानना आपका। जी जी इसको अगर आप कल सुन लेते और कंटिन्यू करते, और अगर आपका बहुमत है, आप इतने हौसलेदार हैं अपने बहुमत के बारे में, तो आप इसको कल पारित कर लेते। आपने 10 मिनट में इतना व्यापक बिल, और आप जानते हैं डिवीजन का मतलब, हर क्लॉज पे अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो पढ़ा जाता है, फिर बोला जाता है हाथ उठाइए,
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चूंकि नहीं चल रही है आजकल, तो स्लिप द्वारा वोटिंग होती है। जी इस डिवीजन की प्रक्रिया में कम से कम 1-2 घंटे लगते। इसको तो आप आज कर नहीं सकते थे, क्योंकि 1:45 या 1 बजने में 20 मिनट पहले तो शुरू किया था मंत्री महोदय ने, तो ये कल ही होना चाहिए था। तो आपने, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि आपको ये ज्ञान है, संज्ञान है, आप ज्ञात हैं इस बात के कि आपके पास बहुमत नहीं है इस मुद्दे पे। आपके खुद के साथी गठबंधन के पार्टनर छोड़ चुके हैं, इसलिए आपने ड्रामा करवाया। और ये कैसे हो सकता है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके लिए हमको निजी रूप से बहुत ज्यादा आदर और सत्कार है, उन्होंने ना डिवीजन करवाया, न किसी को देखा। इसके लिए हमने संशोधन मूव किए थे। कई मेंबरान हैं जिन्होंने संशोधन मूव किए, क्लॉज अमुक के लिए। जी तो आपने 10 मिनट में, और एक इस ग्राउंड पे कि कुछ लोग, जब देखिए, जब इतनी उत्तेजनापूर्ण होती है, आप सुनते ही नहीं है, जब आप डिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग ज्यादा उत्तेजनापूर्ण हो गए। तो आपको उस वक्त सिर्फ ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए कि पारित हो गया, मामला खत्म, घर जाइए। ये कहा गया है। चलिए, यानी कि आपको लगता है कि दरअसल विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार की ओर से उपसभापति के जरिए किया गया है, इसी वजह से आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें कहने के लिए। लगातार विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है